हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हमारा लेक्चर 3 है इस सीरीज़ का और इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैक्राइड्स। तो जब हम मोनोसैक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पढ़नी है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप सब अभी तक जान ही गए होंगे जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर सुने हैं, तो आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अब खुद से भी बता सकते हैं। जैसे पहली, जो मोनोसैक्राइड्स है ये स्वीट होते हैं इन टेस्ट, तो ये इनकी एक पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं विच इज़ द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, आप क्या कहेंगे? ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ फ्रक्टोस। फ्रक्टोस जो है ये स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। ओके उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, ये भी मैंने बताया हुआ है जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। सॉल्युबिलिटी, हमारे जो मोनोसैक्राइड्स है ये सॉल्युबल है इन वाटर। इसमें भी कुछ ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और इसको सॉल्युबल बनाते हैं। इसके बाद इनका और एक नेचर या कैरेक्टर जो है वो है दैट दीज आर क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर। उसके बाद अगर इनके कलर की बात करें हम तो ये कलरलेस है, तो ये भी इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहली, these are sweet in taste, then these are soluble in water, these are crystalline in nature, these are colorless, and fifth the most important one, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे। तो आप बताइए, क्योंकि बताया मैंने डिटेल में ये पढ़ा है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे हमारे दो ग्रुप्स ऑफ शुगर्स है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट और लीवो, एल फॉर लेफ्ट, लीवो रोटेटरी मीन्स लेफ्ट, जो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़े। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी इज जब हमारा प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो राइट की तरफ मोड़ा जाए, उस मॉलिक्यूल को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको आप प्लस साइन या डी साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप माइनस या एल फॉर्म से, एल इट्स स्मॉल एल, ओके, एंड स्मॉल डी, नॉट कैपिटल डी कैपिटल एल। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है और मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि डी कैपिटल डी और एल, स्मॉल डी और एल जो है ये डिफरेंट है, ये एक ही चीज़ नहीं है। डी एंड एल जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा OH ग्रुप लेफ्ट में है या राइट में है उस बेसिस पे है, और ये भी मैंने बताया है। और DL जो है ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी है, हमारा मॉलिक्यूल जो है, हमारा शुगर जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लिवो रोटेटरी है, उस बेसिस पे है। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी किस वजह से होती है? बिकॉज इनमें कायरल कार्बन होता है। तो क्या सभी शुगर्स में कायरल कार्बन होता है? कोई ऐसा शुगर है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है? इट इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मैंने ट्रायोसिस में आपको बताया है, एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड है, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ग्लाइसरॉल्डिहाइड इज द ऑल्डोज फॉर्म एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज द कीटोस फॉर्म। तो जो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि इसके दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो जो हमारे मोनोसैक्राइड्स हैं इनमें एटलीस्ट वन कायरल कार्बन होता है, एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। स्वीट टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टलाइन नेचर, कलरलेस एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर्स है और लीवो रोटेटरी है। अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले इनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी बहुत सारी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी है, तो वो है रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैक्राइड्स या शुगर्स। दूसरा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तीसरा, रिडक्शन रिएक्शंस।
चौथा, fourth would be esterification reactions. Fifth would be dehydration reactions. Sixth would be glycoside formation. Then osazone formation. आई होप मैं जो लिखती हूँ आपको समझ आ रहा हो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझसे पूछ सकता है। देन म्यूटारोटेशन एंड आइसोमेरिज्म। तो ये 9 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो आपको शुगर्स के बारे में पढ़नी है और आपको पता होनी चाहिए। और हर एक प्रॉपर्टी जो है इसका अपना इम्पोर्टेंस है और ये सभी रिएक्शंस आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम क्या हम 2-4 याद रखें, नहीं, आपको सभी प्रॉपर्टीज़ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो याद रखनी है। तो बात करेंगे हम सबसे पहली प्रॉपर्टी की, दैट इज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड्स की। तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ टेस्ट विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन फॉर कंफर्मिंग डायबिटीज़? आपको किसी ऐसे टेस्ट के बारे में पता है जो हम किसी पेशेंट के यूरिन में शुगर को चेक करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? कैसे करते हैं? उसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे बेनेडिक्स टेस्ट या फेहलिंग्स टेस्ट, ठीक है। ये कुछ और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। तो बेनेडिक्स टेस्ट हुआ, फेहलिंग्स टेस्ट हुआ, ठीक है। ये टेस्ट से हमें पता चलता है कि किसी यूरिन में जो है शुगर का प्रेजेंस है या नहीं है, और इसका एप्लीकेशन है हमारा इन कंफर्मिंग डायबिटीज़। तो यहाँ पर एक्चुअली इनमें होता क्या है, बेनेडिक्स टेस्ट में, फेहलिंग्स टेस्ट में, इससे हम कैसे चेक करते हैं कि शुगर का प्रेजेंस है या नहीं? तो इनमें एक्चुअली इनका जो रिएजेंट है, चाहे बेनेडिक्ट रिएजेंट हो या फेहलिंग्स रिएजेंट हो, इनमें एक कॉमन चीज़ जो है कंपोजिशन में वो है कॉपर 2 पॉजिटिव का प्रेजेंट होना। तो इनमें कॉपर 2 पॉजिटिव पाया जाता है। और अगर हमारा शुगर जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा और इसको रिड्यूस करेगा टू कॉपर पॉजिटिव फॉर्म। सो Cu2 पॉजिटिव इज़ द क्यूप्रिक फॉर्म। और आपको पता होगा इसका ब्लू कलर होता है, और Cu2 पॉजिटिव की वजह से हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट है फॉर एग्जांपल, उसका ब्लू कलर है। और जब इसको रिड्यूस किया जाता है टू Cu पॉजिटिव यानी कि क्यूप्रस फॉर्म में, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है टू रेड, और एक रेड प्रेसिपिटेट जैसा बनता है। तो अगर हमारा कोई डायबिटिक पेशेंट है, हमने उसका यूरिन सैंपल लिया, उसमें हमने क्या किया, हमने उसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला या फेहलिंग्स रिएजेंट डाला या कोई और भी टेस्ट किया, अभी मैं यहाँ पे इनकी बात कर रही हूँ, इन टेस्ट की आपको समझाने के लिए। तो हमने इसमें रिएजेंट डाल दिया, रिएजेंट में क्या है, Cu2 पॉजिटिव है, और Cu2 पॉजिटिव की वजह से हमारे रिएजेंट का क्या कलर है, ब्लू कलर है। इट इज़ सिंपली अ कलर रिएक्शन। आपको जहाँ पर कलर के बेसिस पे आप कंफर्मेशन कर सकते हो। तो ब्लू कलर ऑफ क्यूप्रिक आयॉन्स जो है, ब्लू कलर ड्यू टू तो क्यूप्रिक आयॉन्स की वजह से जो ब्लू कलर है, जब इस को रिड्यूस किया जाता है टू Cu पॉजिटिव फॉर्म, तो Cu पॉजिटिव फॉर्म में रिड्यूस होके इसका कलर चेंज हो जाता है और एक रेड कलर का, ब्रिक रेड, एक्चुअली ब्रिक रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट जैसा बनता है। तो हमने टेस्ट ट्यूब में सैंपल लिया, अगर हमने रिएजेंट डाल के इसको देख लिया कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब है इसमें रेड कलर आया है, दैट मीन्स कि ये कन्फर्म हो गया कि हाँ शुगर का प्रेजेंस है। कौन से शुगर का, रिड्यूसिंग शुगर का। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है ये रिड्यूसिंग शुगर्स शो करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स शो नहीं करते। हमारे शुगर्स 2 तरह के हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसी बेसिस पे जो बेनेडिक्ट या फेहलिंग्स टेस्ट को शो करे वो रिड्यूसिंग शुगर्स हो गए, ठीक है। और जो इसको शो नहीं करते हैं उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव हमारा रिड्यूस हो गया। किसने रिड्यूस किया, हमारे शुगर ने इसको रिड्यूस किया। तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर है दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अदर केमिकल्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी आप कहें, एंड रिड्यूस देम, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर इज दैट शुगर दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अदर केमिकल्स एंड रिड्यूस देम। इट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये आप याद रखेंगे।
सीधी सी बात है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तभी ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऐसे ही चलती है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई मॉलिक्यूल दे रहा है तो वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है। पर भी हमारा जो ये Cu2 पॉजिटिव है ये रिड्यूस हो रहा है टू Cu पॉजिटिव फॉर्म में। इसको अच्छा, इसका रीज़न क्या है? अगर हमारे जो मोनोसैक्राइड्स है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये किस चीज़ की वजह से शो करते हैं? फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन, जो इनका फंक्शनल ग्रुप है, चाहे अल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, तो अगर ये फ्री है तभी ये हमारा शुगर जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर ये फ्री नहीं है तो हमारा शुगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जैसे स्क्रोस में आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी याद रखने के लिए, जो हमारा अल्डिहाइड है ये डायरेक्टली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है और हमारा कीटोन जो है ये इनडायरेक्टली शो करता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है, और इसके कार्बन नंबर 1 पे जो है फ्री अल्डिहाइड या CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और ये CHO ग्रुप जो है इसी का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होता है टू COOH, और इन द प्रोसेस इट रिड्यूसेस अदर कंपाउंड्स। ठीक है, सो व्हाट अबाउट कीटोन्स? फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोस, अगर हमारे पास फ्रक्टोस है, इसके पास कीटोन ग्रुप है, और आप सबको पता होगा कि कीटोन ग्रुप जो है वो मोर स्टेबल है, वो लेस रिएक्टिव है। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि टॉटोमेरिज्म क्या है, क्योंकि फ्रक्टोस या किसी भी कीटोन में जो मैकेनिज्म होता है वो है टॉटोमेरिज्म, जिसको आप इनोलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसकी वजह से हमारा फ्रक्टोस शो करता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो पहले हम टॉटोमेरिज्म को समझते हैं। तो टॉटोमेरिज्म क्या है या टॉटोमेराइजेशन क्या है? इसको इनोलाइजेशन भी कहते हैं। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम one carbon to another to produce indiols is known as टॉटोमेरिज्म और टॉटोमेराइजेशन। और इसमें और एक चीज़ जो आप याद रखेंगे वो ये, that sugars possessing anomeric carbon atom undergo tautomerization in alkaline conditions। इंडियोल का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर पहले बनाऊं समझाने के लिए, तो वो इस तरह से रहेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये एक जनरल फॉर्म है इंडियोल का, और इंडियोल्स हम उन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं। आप नाम ही देख लो, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है, और डाइऑल मीन्स टू, OH, ऑल मीन्स अल्कोहल ग्रुप्स, OH ग्रुप्स। तो वो कंपाउंड्स जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो, इसको हम इंडियोल कहते हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है इंडियोल का। ओके, तो अब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं। तो फ्रक्टोज में होता क्या है? फ्रक्टोज जो है, क्योंकि ये कीटोन कंटेनिंग शुगर है, ये एक कीटोस है, इसमें भी इनोलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, या टॉटोमेरिज्म हो जाता है। और इनोलाइजेशन से क्या हो जाता है, इसमें
एक इंटरमीडिएट बनता है एनडाइऑल। और एनडाइऑल जो है इससे क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाता है हाइड्रोजन्स का, और एनडाइऑल से क्या बनते हैं, एनडाइऑल से आल्डोसिस बनते हैं। तो फ्रक्टोज क्या है, ये कीटोस है। कीटोस जो है हमारा आल्डोस में कन्वर्ट हो जाता है वाया इनोलाइजेशन, जिसमें बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम एन डायॉल कहते हैं। तो एक एन डायॉल से एक आल्डोस और कीटोस कैसे इंटरकन्वर्जन कैसे हो जाता है, कीटोस का इंटू एन आल्डोस, ये आपको यहाँ पे मैं समझाती हूँ। ये फ्रैक्टोस है, उसके कार्बन नंबर 1 पे CH2OH ग्रुप है, राइट। दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, तीसरे पे फिर सिमिलर जैसे हमारा ग्लूकोज का रहता है, तीसरे पे हाइड्रोजन ऑन राइट, और लेफ्ट में OH ग्रुप। और बाकी के 3 कार्बन को एज R में रिप्रेजेंट करती हूँ क्योंकि इनका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा डी फ्रक्टोस है। फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोस लिखिए या डी फ्रक्टोस लिखिए, ठीक है। तो ये मेरा फ्रक्टोस है। इसमें होता क्या है, जो हमारा ये बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ओके। ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है O नेगेटिव, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ आता है। बस यही एक रीअरेंजमेंट हो जाता है क्योंकि टॉटोमेराइजेशन में रीअरेंजमेंट ही हो जाता है मॉलिक्यूल का। यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बन जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो O पे सिंगल नेगेटिव चार्ज आता है और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है और हमारा क्या बनता है, एन डायॉल बनता है। कैसे कैसे बनेगा, COHH, ठीक है। ये 2 ग्रुप तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा इन 2 कार्बन के बीच में। उसके बाद हमारा तीसरा कार्बन है जहाँ पर हाइड्रोजन और OH सेम रहता है, इनमें कोई चेंज नहीं आती, और हमारा R ग्रुप भी सेम ही रहता है। और यहाँ पर भी OH ग्रुप आ जाता है। देखो यहाँ पे भी OH हो गया और यहाँ पे भी OH हो गया, और ये दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, इसी को हम एन डायॉल कहते हैं। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो आप फ्रक्टोज से बना सकते हैं। तो ये एक इंटरमीडिएट है। क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है। क्यों, क्योंकि इसकी आगे और अरेंजमेंट हो जाती है और हमारे कुछ और तरह के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे क्या बनता है, सबसे पहले हम ग्लूकोज को बनाते हैं, CHO, COHH, CHOH और R। तो ये जो है ये हमारा डी ग्लूकोज है, और इसी से हमारा मैनोस भी बनेगा। आप मैनोस को बनाइए। ग्लूकोज और मैनोस में क्या फ़र्क है इनके स्ट्रक्चर में, दीज आर C2 एपिमर्स। तो C जो दूसरा वाला है उस पे H और OH का पोजीशन ऑपोजिट है, ठीक है। बाकी 3rd कार्बन 4th 5th 6th सारा ग्लूकोज की जैसी ही है। तो ये हमारा डी मैनोस है। तो आप देखो हमारा फ्रक्टोज जो है ये एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया, इंटरमीडिएट विच इज़ एन डायॉल। और एन डायॉल से हमारा क्या बना, फिर रीअरेंजमेंट से हमारा ग्लूकोज बना और हमारा मैनोस बना। तो फ्रक्टोज ने ग्लूकोज बनाया, मैनोस बनाया, और ग्लूकोज मैनोस क्या है, ये दोनों आल्डोसिस है। और मैंने आपको कहा आल्डोसिस जो है वो डायरेक्टली रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो फ्रक्टोज जो है हमारा कीटोस है, ये भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे, वाया इंडायॉल फॉर्मेशन या वाया टॉटोमेरिज्म आप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से 2 ऑल्डोसिस बनते हैं, ग्लूकोस और मैनोस। सो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग aldosis directly while as ketosis indirectly via इंडायॉल फॉर्मेशन। तो इतना क्लियर है। सो आई होप टॉटोमेरिज्म और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ शुगर्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आप याद करो लेक्चर 2 में जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को स्किप किया था। मैंने कहा था जब हम आगे 3rd लेक्चर लेंगे तब वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे कर सकते हैं शुगर्स की इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, अब आप ही मुझे बताइए। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स वो है जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे। दैट मीन्स
वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेंगे खुद ऑक्सीडाइज होके, ठीक है। एंड दिस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेड टू व्हाट? इट इज एट्रीब्यूटेड टू द फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप। इतना याद रहा। तो इसके बेसिस पे जो है हमारे जो टेस्ट, कुछ टेस्ट है जो किए जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स का कंफर्मेशन के लिए, उसमें बेनेडिक्स टेस्ट आता है, फेहलिंग्स टेस्ट आता है, और भी है जैसे बारफोर्ड्स टेस्ट है, या हमारा टॉलरेंस टेस्ट है। तो बहुत सारे टेस्ट है जो हम रिड्यूसिंग शुगर्स के कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं, जैसे रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट, रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट जो है इसमें Ag+ फॉर्म में होता है, ठीक है। सिल्वर Ag पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 12th में व्हाट सिल्वर मिरर टेस्ट इज़। तो इसमें हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसको हम जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं उसमें क्या रहता है? Ag+ फॉर्म में रहता है। तो आप सबको पता है ग्लूकोज में फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है, वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो उसमें CHO ग्रुप जो फ्री है वो क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब इसका C1 ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू COOH ग्रुप, तो वहाँ से क्या बनेगा? वहाँ से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? वो आप ऑक्सीडेशन में भी आगे देखेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें जो Ag+ फॉर्म में था वो इन Ag फॉर्म आएगा, ठीक है। सिल्वर मेटल बनेगा यहाँ पे, और ये जो है इसकी वजह से यू सी अ शाइनी मिरर, ठीक है, शाइनी सिल्वर मिरर ऑन द टेस्ट ट्यूब वॉल। जो हमारा टेस्ट ट्यूब है जहाँ पे आप ये टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक सिल्वर मिरर जैसा आपको शो होगा, ठीक है। दिस इज टॉलरेंस टेस्ट। या अगर आप बेनेडिक्स टेस्ट की बात करें, बेनेडिक्स टेस्ट या फेहलिंग्स टेस्ट, उसमें आपको पता है क्या रिएजेंट में क्या रहता है? Cu2 पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं विद बेनेडिक्स रिएजेंट या फेहलिंग्स रिएजेंट, तो कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म को हमारा ग्लूकोज रिड्यूस करेगा टू Cu पॉजिटिव फॉर्म में, और Cu पॉजिटिव फॉर्म में जब आता है तो हमारा एक रेड प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू, क्योंकि यहाँ पे जो Cu2 पॉजिटिव है इसकी वजह से हमारा ब्लू कलर रहता है, एंड दिस ब्लू कलर गेट्स चेंज टू ब्रिक रेड color, and this confirms the presence of glucose in our sample. Is this clear now? Okay, what about non-reducing sugars? तो मैम क्या सारे sugars reducing है? No, कुछ शुगर्स ऐसे हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ये भी हमें आगे पढ़ना है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने में इसके जो फ्री ग्रुप्स है वो यूटिलाइज हो गए। अब वो फ्री नहीं रहे तो वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप याद रखोगे, सुक्रोज। और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो सुक्रोज भी एक ऑप्शन होगा। तो यू विल डायरेक्टली मार्क द सुक्रोस ऑप्शन। क्यों? सुक्रोस ऐसा एक शुगर है, ये एक्चुअली डाइसैक्राइड है, ये मोनोसैक्राइड नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में हमारा, क्योंकि शुगर्स में हमारे ऑलिगोसैक्राइड्स भी आते हैं, और ऑलिगोसैक्राइड्स में हमारा डाइसैक्राइड है सुक्रोज। तो ये आपको यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे हमारे शुगर्स की हो जाती है इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स वो है जो हमारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल को जो, या किसी दूसरे केमिकल को जो रिड्यूस करेंगे। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो है जो हमारे दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फ्री अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप नहीं होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखी वो ये कि जो अल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर्स है या अल्डोसिस है वो डायरेक्टली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जो हमारे कीटोसिस है वो इनडायरेक्टली शो करते हैं वया इनोलाइजेशन और टॉटोमेरिज्म। तो हमारा जो कीटोस है वो ऑल्डोस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ये हमारा एक कीटोस है,
यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो यहाँ से ये हाइड्रोजन रीअरेंज हो जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है और ये क्या बनाता है, एक एंडायोल इंटरमीडिएट बनाता है। ये एंडायोल इंटरमीडिएट हो गया और यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट होके हमारा कीटो से जो है एक हमारा आल्डोस बनता है। ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म है कि आपका कीटो से आल्डोस कैसे बनता है। हमारे कीटोस में जो एटम्स की जो कार्बोनिल कार्बन हमारा है, यहाँ पे कैसे रीअरेंजमेंट हो जाती है हमारे एटम्स की और हमारा एंडायोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक इंटरमीडिएट बनता है और ये फिर देता है बनाता है आल्डोसिस को। जैसे फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो वो ग्लूकोज और मैनोज को बनाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन इज, अभी मैंने बताया रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में शुगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद शुगर दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। ये आप कह सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस चार तरह की है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। टाइप फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसको हम माइल्ड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है किसकी, CHO ग्रुप की। हमारा ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे क्या रहता है हमारा, CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप रहता है, राइट। अगर हम इसी अल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, बाकी मॉलिक्यूल के साथ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा CHO ग्रुप ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन टाइप है वो टाइप फर्स्ट है, दैट इज माइल्ड ऑक्सीडेशन। और इसमें CHO का ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो हमारा CHO ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू COOH। जैसे ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ मैं, ये हमारा 1 2 3 4 5 6, CH2OH OH H OH C डबल बॉन्ड O and H, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज का। और ये इसका कार्बन नंबर 1 पे जो अल्डिहाइड ग्रुप है, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसको COOH में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बाकी का स्ट्रक्चर तो सारा सेम ही होगा, सिर्फ ऊपर वाला हमारा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहेगा। कार्बन नंबर 2 3 4 5 एंड दिस वुड बी 6 CH2OH। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। तो ग्लूकोनिक एसिड इज सिंपली ग्लूकोज, जहाँ पर कार्बन नंबर 1 जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू COOH। तो हमारे एक्चुअली यहाँ पर एसिड्स बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की वजह से हमारे एसिड्स बनते हैं। तो ग्लूकोज की माइल्ड ऑक्सीडेशन से, टाइप फर्स्ट ऑक्सीडेशन से हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडेशन है तो माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशंस होंगी लाइक प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। ओके, बात करेंगे हम टाइप 2 या टाइप सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारा CHO ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पे हमारा CHO ग्रुप था, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो कार्बन नंबर 1 पे जो CHO ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्लस जो हमारा कार्बन नंबर 6 पे CH2OH है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो CHO की जगह भी COOH ग्रुप आ जाता है और CH2OH जो है इसको भी COOH में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हम ग्लूकोज की यहाँ पे बात करें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 6 है और ये बीच के 4 हो गए कार्बन।
तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो CHO ग्रुप है और ये वाला जो CH2OH है, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो हमारा COOH सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दिस वुड बी द सिक्स कार्बन। यहाँ पर भी हमारा COOH ग्रुप आ जाता है। और यहाँ पे ग्लूकोज से हमारा जो एक नया एसिड बनता है वो कौन सा बनता है? ग्लूकैरिक एसिड। क्या बनता है? ग्लूकैरिक एसिड। और यहाँ पे जो कंडीशंस रहती हैं दैट वुड बी द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग oxidizing agents like नाइट्रिक एसिड HNO3। इसकी अगर मैं रिएक्शन बताऊं कैसे होगी, तो ये ग्लूकोज हो गया प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या देता है हमारा ग्लूकोज? ग्लूकैरिक एसिड प्लस वाटर। इज दिस क्लियर? तो ग्लूकैरिक एसिड कहो आप सिक्सैरिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। ग्लूकोज है तो ग्लूकैरिक एसिड। बात करते हैं टाइप थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो टाइप फर्स्ट में हमारा CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा था, टाइप सेकेंड में हमारा CHO ग्रुप जो कार्बन 1 पे और CH2OH ग्रुप जो है कार्बन 6 पे, ये ऑक्सीडाइज हो रहा था। टाइप थर्ड रिएक्शन जो है इसमें ओनली हमारा C6 पे जो CH2OH ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होता है। अब ग्लूकोज को ही ले लो तो पहले के CHO ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी। जो हमारा लास्ट वाला सिक्स्थ वाला कार्बन है ये वाला CH2OH ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज हमारा हो जाएगा इनटू COOH। और ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज से क्या बनेगा? इसमें हमारे यूरोनिक एसिड्स बनते हैं, तो यहाँ पर हम ग्लूकोज ले रहे हैं एज एन एग्जांपल। तो हमारा जो बनेगा वो ग्लूकुरोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ग्लूकुरोनिक एसिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ग्लूकुरोनिक एसिड अगर आपने डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ी हो तो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हमारा लिवर कैसे करता है, वो इसी ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ हमारे जो वाटर इनसॉल्युबल जो हमारे टॉक्सिन्स है या कोई मेटाबोलाइट्स है उनको अपने साथ इसके साथ कंजुगेट करके इसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करके इसको बॉडी से एक्सक्रीट करने में बहुत मदद देता है। अब बात करते हैं हम टाइप 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। इसको आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहें या आप इसको कंबशन कहें। और इसमें होता क्या है, हमारा पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, हमारा एंटायर मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और इसमें एनर्जी हो जाती है रिलीज। आप रेस्पिरेशन में देखोगे हमारे मॉलिक्यूल को, हम जो भी शुगर्स ले रहे हैं उसकी एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में हो जाती है और सारे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसकी आप रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज जो है प्लस 6 टाइम्स O2 गिव्स 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर प्लस एनर्जी। ये हमारे ATP बनने में ये टाइप 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आई होप ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया। इसमें सिंपली होता क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाता है हमारे, या तो कार्बन 1 पे होगा या तो कार्बन 6 पे होगा या तो दोनों पे होगा या तो एंटायर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। टाइप फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? टाइप फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा जो अल्डिहाइड ग्रुप है या आप कहें CHO ग्रुप, हमारा जो कार्बन 1 पे जो हमारा ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और टाइप सेकेंड में हमारा क्या होता है? सेकेंड से आप याद इस तरह से याद रख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। सेकेंड मीन 2, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एक तो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप प्लस हमारा प्राइमरी अल्कोहल।
मीन्स हमारा कार्बन 1 जो है और हमारा कार्बन 6 जो है दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। टाइप थर्ड में हमारा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, या आप कहें कार्बन 6 ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और टाइप फोर्थ में हमारा एंटायर मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो टाइप फर्स्ट में हमारा ग्लूकोज जो है क्या बनाता है, टाइप फर्स्ट में हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। टाइप सेकेंड में हमारे ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकैरिक एसिड बनेगा। तो टाइप थर्ड में हमारा ग्लूकोज से ग्लूकुरोनिक एसिड बना, एंजाइम्स का यहाँ पे रोल रहता है। और टाइप फोर्थ में हमारा एंटायर मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पे भी हमारे एंजाइम्स का ही रोल होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में ये हो जाता है। सो इज दिस क्लियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन? नाउ मूविंग ऑन टू द रिडक्शन रिएक्शंस। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है, वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या आप कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, उसको भी हम रिडक्शन कहेंगे, या आप ऐसे कहें कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो मोनोसैकेराइड जो है दीज कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स, है ना। एक अल्डिहाइड ग्रुप रहता है अल्डोसिस में और एक कीटोन ग्रुप रहता है इन कीटोसिस। सो इन रिडक्शन प्रोसेस या इन रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है, हमारा जो अल्डिहाइड ग्रुप है या हमारा जो कीटोन ग्रुप है इसको रिड्यूस किया जाता है टू एन अल्कोहल। दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन में हमारा अल्कोहल बनते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे एसिड्स बन रहे थे, रिडक्शन रिएक्शन में हमारा रिडक्शन की वजह से हमारा अल्कोहल बनता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप, ये हमारा आल्डोस है, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन देंगे, इसकी हम रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। ये हमारा आल्डोस है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ये CHO ग्रुप है कार्बन 1 और बाकी 5 कार्बन को मैंने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जिसमें जब हम रिडक्शन करेंगे यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ये इसको रिड्यूस करेगा टू एन अल्कोहल। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे पहले रिडक्शन में अल्कोहल्स बनते हैं। तो कौन से अल्कोहल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आल्डिटॉल्स भी कह सकते हैं, आल्डिटॉल्स या शुगर अल्कोहल्स आप कह लो। शुगर अल्कोहल्स शॉर्ट फॉर्म इज अल्डिटॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ग्लूकोज की रिडक्शन से कौन सा अल्कोहल बनेगा। तो ग्लूकोज की जब रिडक्शन होगी तो कौन सा अल्कोहल बनता है, सॉर्बिटॉल बनता है। अच्छा मैनोस की रिडक्शन से कौन सा अल्कोहल बनेगा, याद रखने के लिए बहुत इजी है, मैनोस से मैनिटॉल। उसके बाद फ्रक्टोज की अगर बात करें तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज की जब हम रिडक्शन करेंगे तो उससे 2 अल्कोहल्स बनते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। कोई बताएगा मुझे क्यों 2 अल्कोहल बनते हैं फ्रक्टोज से, ग्लूकोज से तो एक ही बना, मैनोज से भी एक ही बना, लेकिन फ्रक्टोज से 2 अल्कोहल क्यों बनते हैं। तब तक मैं यहाँ पे गैलेक्टोज का लिख लेती हूँ। गैलेक्टोज से क्या बनेगा, गैलेक्टोज से हमारा डाल्सिटॉल बनेगा। तो फ्रक्टोज से हमारे 2 अल्कोहल क्यों बने, आपको अगर टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेराइजेशन, इनोलाइजेशन याद आ रहा हो, जब भी हम फ्रक्टोज को सॉल्यूशन में डालते हैं वहाँ पे इंडायोल बनता है, तो कीटोज से हमारा इंडायोल बनता है, इंडायोल से हमारा आल्डोस बनता है, और फ्रक्टोज से 2 आल्डोस बने थे, एक तो ग्लूकोज और मैनोस। तो ग्लूकोज और मैनोस जब बनते हैं एक्चुअली वहीं से ये हमारा सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल बनता है। इज दिस क्लियर? तो फ्रक्टोज इज अ कीटोज सुगर, यस, ड्यूरिंग रिडक्शन
It forms a mixture of sorbitol and mannitol because there happens the formation of इंडायोल या एनिडायोल आप कहें। तो रिएक्शन कंडीशंस हमारे रिडक्शन रिएक्शंस के लिए क्या है? जब हमें रिडक्शन रिएक्शन कैरी करनी है तो उसके लिए हमारे रिएक्शन कंडीशंस क्या रहेंगे? देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस with metal या आप मेटल कैटलिस्ट कहें, फॉर एग्जांपल निकल और प्लैटिनम। प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरो हाइड्राइड NaBH4। सो आई होप रिडक्शन इज़ क्लियर। रिडक्शन से क्या हो जाता है हमारे, जब हम शुगर्स को रिड्यूस करेंगे तो उनमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अल्कोहल, और इनको हम शुगर अल्कोहल्स कहते हैं या अल्डिटॉल्स कहते हैं। और ग्लूकोज से बनता है सॉर्बिटॉल, मैनोज से बनता है मैनिटॉल, फ्रक्टोज से मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज को जब हम सोल्यूशन में डालते हैं तो इंडायोल बनता है, जिससे आल्डोसिस बनते हैं, और उन्हीं आल्डोसिस ग्लूकोज और मैनोज से फिर हमारा सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल बन जाता है। अच्छा, जो ये सॉर्बिटॉल है या गैलेक्टोज से हमारा डालसिटॉल बनता है, तो इनकी कुछ क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस भी है, किसी को पता है? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर, पहले तो सॉर्बिटॉल जो है इसको हम डायबिटिक फूड्स में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर फ्री च्युइंगम, शुगर फ्री चॉकलेट्स जो हमारे होते हैं वहाँ पे सॉर्बिटॉल का यूज़ होता है। उसके अलावा हमारी जो बॉडी में है इनका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट देखा जाता है। इनकी वजह से जो है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्वेलिंग हो जाती है सेल्स की, और कुछ कंडीशंस जैसे कि कैटरैक्ट, इनकी एक्यूमुलेशन से, अगर हमारा सॉर्बिटॉल है, हमारा डालसिटॉल है, ठीक है, शुगर अल्कोहल्स अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इनकी वजह से बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो जाती हैं, लाइक कैटरैक्ट, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, या आप सिंपली कह सकते हैं आई एंड नर्व डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉर्बिटॉल एंड डालसिटॉल। सो आई होप दिस reduction reaction is clear. Now we would move on to the esterification reaction. So what is esterification? कोई idea है esterification क्या होता है? Esterification is a chemical reaction of, या आप कह सकते हैं in which alcohol group reacts with an acid. A chemical reaction in which an alcohol group reacts with an acid to form an ester. इसमें अल्कोहल ग्रुप ROH केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब मिलता है किससे, एसिड से, COH, तो वहाँ पे ROR एक एस्टर लिंकेज बन जाती है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स है मल्टीपल OH ग्रुप्स, क्योंकि इसमें अल्कोहल ग्रुप का होना जरूरी है, एंड और मोनोसेक्राइड्स दे कंटेन मल्टीपल OH ग्रुप्स, एंड दीज ग्रुप्स रिएक्ट विद एसिड्स लाइक phosphoric acid. What is the formula of phosphoric acid? H3PO4, or you can say acetic acid, CH3COOH, और sulfuric acid, H2SO4। तो यहाँ पे बनते क्या है, एस्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर्स। होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा ये एसिड है, एसिड हमारा डोनेट करता है प्रोटॉन या हाइड्रोजन, ठीक है, एंड दिस OH ग्रुप of sugars reacts with it and water is removed in the process and ester bond is formed between sugar and acid.
तो होता क्या है एक्चुअली, हमारा एसिड जो है वो डोनेट करता है किसको, प्रोटॉन को। एसिड से क्या निकलता है, एसिड से प्रोटॉन ही निकलता है, H पॉजिटिव निकलता है, तभी हम उसको एसिड कहते हैं। और हमारे जो शुगर्स का OH ग्रुप है वो इसके साथ मिल जाता है और इन द प्रोसेस हमारा वाटर रिमूव हो जाता है और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, ये मेरा फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, इसकी एस्टरिफिकेशन हो रही है, मीन्स एस्टर बॉन्ड बन रहा है। और ये एस्टर बॉन्ड होता कैसा है, अगर मैं इसकी यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के साथ एग्जाम्पल ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, बीटा डी ग्लूकोज है तो OH ग्रुप ऊपर होगा CH2OH के प्लेन में, ठीक है, दोनों ही ऊपर होंगे, यहाँ पे H होगा, फिर बाकी का स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे इसको मैं ट्रीट कर रही हूँ किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। H3PO4 ये मेरा फॉस्फोरिक एसिड है। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारा फॉस्फोरिक एसिड जो है यहाँ से H निकलेगा और हमारा OH के साथ जो है रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है और ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड बनेगा। प्लस वाटर, और ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया, जहाँ पर हमारे ग्लूकोज और फॉस्फेट के बीच में एक एस्टर लिंकेज आ गई, ओके। को आप मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी जगहों पे देखेंगे ग्लूकोज से, जहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। या इसी तरह से अगर मैं कार्बन नंबर 6 की बात करूँ, यहाँ से अगर हमारा बॉन्ड बन रहा है विद फॉस्फोरिक एसिड तो हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ग्लाइकोलिसिस के पहले ही रिएक्शन में आप देखते हो ग्लूकोज यूज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इनका हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में व हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारी सेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस का। और होता क्या है, इसमें अल्कोहल ग्रुप जो है रिएक्ट करता है एसिड के साथ और एक एस्टर बन जाता है, ठीक है। इनके बीच में, शुगर और एसिड के बीच में, अगर हम शुगर की यहाँ पे बात करें, शुगर और एसिड के बीच में एस्टर लिंकेज आ जाती है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि बीटा डी ग्लूकोज फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलके कैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है। 1 फॉस्फेट क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर।